वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसके सारे पार्ट्स मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक फिगर बनाया रेक्टेंगल। अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड कर लोगे। कोई सर्कल है उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे तो आप बोलोगे पायर स्क्वायर से फाइंड कर लोगे। इसी तरह स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, बाकी का आप एरिया फाइंड कर रहे थे ना। लेकिन आज का क्लास जो है एक ऐसा फिगर का एरिया फाइंड करना है जो इंटीग्रल से आपको फाइंड करना है। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन से आपको निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक यहाँ पर कर्व ले रहा हूँ। ठीक है, कोई ये हो गया इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको हम मान रहे हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर एक सपोज किया कि इस तरह का कोई कर्व है। सपोज कीजिए कोई फंक्शन का कर्व ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, चलिए अब मैं कहूँगा कि इसके कर्व के नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आप निकालो। यानी यह एक कोई पॉइंट होगा, जैसे सपोज करते हैं x इज इक्वल टू ए, एक कोई पॉइंट है और ये x इज इक्वल टू बी का कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बीच का एरिया आपको निकालना है, यानी इस कर्व के बीच वाले एरिया को आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। सिंपली देखिए, ऐसे सोचिए कि इसके बीच का पार्ट मैं सपोज करूं कि एक कोई स्ट्रिप खींच लूं। ये एक स्ट्रिप यहाँ लिए हैं हम, पतली सी स्ट्रिप है। अब बोलिएगा कितनी पतली सर, कितनी पतली? तो आपको बता दूं कि इसका ब्रेथ आप dx मान लो। ठीक है, dx मान लो। ये dx कितनी चौड़ी है बता दूं, ये इतनी पतली है, ये इतनी, इसकी dx इतनी छोटी है कि इसको आप इमेजिन ही कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। अब यहाँ हमने इतना चौड़ा ज़रूर दिखाया है बट आपको समझाने के लिए दिखाया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, आप इसे बोल सकते हैं बहुत ही क्लोज। यानी ऐसे समझो कि बस जीरो नहीं बल्कि जीरो से समथिंग, समझ रहे हैं ना। इसको समझाने के लिए मैंने बढ़ा लिया है। तो इसका एरिया आपको, आप समझिए कि इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो लेंथ इंटू, इसको हम लोग एक सपोज करेंगे एक रेक्टेंगल है। अब बोलोगे कि रेक्टेंगल कैसे है सर, रेक्टेंगल तो ये नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये कर्व ऐसे करके गया है। रेक्टेंगल यहाँ इस तरह से ये ज़रूर दिख रहा है लेकिन यहाँ तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये रेक्टेंगल है। कैसे? सपोज कीजिए कि आप, मैं तो बता चुका हूँ कि ये जो है ना इसकी चौड़ाई मैंने बड़ा किया है। यहाँ दिखा रहा हूँ इतना चौड़ा, लेकिन एक्चुअल में मैंने बताया कि ये जो dx जो है, विड्थ जो है बिल्कुल जीरो बल्कि जीरो के क्लोज है, जीरो नहीं बल्कि जीरो के क्लोज है। तो जब जीरो के क्लोज है तो इसकी लेंथ तो आप समझिए कि पूरी तरह से ये पूरा आपस में सट गया है, एक तरह का चिपक गया है और कहीं ना कहीं पतली सी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ये यहाँ पर आ जाएगा तो फाइनली एक लाइन जैसी क्या होगी, एक इमेजिन करने वाली जैसी एक रेक्टेंगल बनेगी ना। तो अब जब इस तरीके से आपने एक स्ट्रिप को अब मैंने दिखाया है, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिप यहाँ बन सकते हैं ना। इमेजिन कीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए मैं कहूँगा कि इसका एरिया अब क्या होगा। जब ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर ये ब्रेथ है और ये लेंथ आप मान लीजिए। तो बताइए ये लेंथ क्या होगा? जब ये आपका ब्रेथ है तो ये लेंथ हो जाएगा y। ये क्या हो जाएगा? लेंथ y हो जाएगा। y होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये y एक्सिस दिखा रहा है ना, तो ये जो दिखाएगा y एक्सिस दिखाएगा। तो इस तरीके से इसका एरिया तो इसका एरिया जो छोटा पार्ट है उसकी एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा होगा। सपोज कीजिए कि इसका एरिया बहुत ही छोटा, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो DA होगा। सपोज कीजिए कि इसका एरिया जो आप निकल रहा है DA होगा। ठीक है, अब इस तरीके से बहुत सारे एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा, बहुत सारा रेक्टेंगल बना करके फाइंड करना होगा। तो सपोज कीजिए कि इस तरह से आपका ढेर सारा इसमें इमेजिन करना होगा, है ना, इमेजिन करना होगा और सबका एरिया निकाल के आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो इस तरीके से एक का जो आपने एरिया निकाला उसका फार्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो तुम्हारा y हो गया और ब्रेथ हो जाएगा तुम्हारा dx, है ना, dx। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ y इंटू डी एक्स निकाला, ये एक का एरिया निकला, है ना, जिसको आप डी ए से सपोज कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर होंगे, यानी x इक्वल टू ए से लेकर के s इक्वल टू बी तक आपको एरिया फाइंड करना है, यानी सारे वैल्यू को आपको ऐड करना होगा। और ऐड करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा, तभी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकल सकता है। इस तरीके से इसी के हेल्प से बहुत सारे होंगे, यानी इंटीग्रेशन यहाँ पर लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए टू बी, है ना, वाई डी एक्स जो निकलेगा वो एरिया निकलेगा, किसका, एरिया निकलेगा इसका, ठीक है, एरिया निकलेगा इसका। आई बात समझ में। अगर आप यहाँ नाम दे दें कि ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, तो इसको आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो फार्मूला बनेगा इसका ए टू बी वाई डी एक्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, इसको अगर दूसरे तरीके से बोलें तो ए टू बी, वाई को आप एफ एक्स भी बोल सकते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह इसका थ्योरी रहा। किसी भी कर्व के नीचे का एरिया आपको निकालना, ये कर्व है ना y इक्वल टू एफ एक्स, इसके बीच, इसके नीचे का एरिया आपको फाइंड करना है, तो उस कर्व को, है ना, इंटीग्रेट करना होगा एक लिमिट लेते हुए। जहाँ पर लिमिट है ए टू बी, तो ए टू बी लिए और वो कर्व का वैल्यू लिए और उसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, तो एक एरिया निकलेगा इस कर्व के नीचे वाले पार्ट का एरिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ समझिए, क्या ना कि ये हम लोग इस तरह से लिए ना, अगर फिगर इसको ऐसे रखें, हम यहाँ ले लेते हैं समझाने के लिए, देखो सामने फिगर बनाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होगे। ये आपका ये इस तरह से एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। सपोज कीजिए कि इस तरीके से कोई कर्व है ना। अब यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का एरिया आपको निकालना है, सपोज कीजिए, है ना। तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो वाई इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं ए और ये वाई इक्वल टू मान लेते हैं क्या, बी, ठीक। इसके बीच का एरिया आपको निकालना है, तो इसके बीच का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्टेप लेना होगा। जिस तरह से यहाँ हम एक स्टेप लिए थे, उसी तरह यहाँ भी एक स्टेप लेंगे। इसकी ब्रेथ हम लोग मान लेंगे वाई एक्सिस पे है, तो डी वाई हो जाएगा, ये है ना, डी वाई हो जाएगा। और इसकी लेंथ हो जाएगा, देखो ये एक्स एक्सिस शो कर रहा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इस बार जो एरिया निकलेगा, है ना, और करके इस बार जो एरिया निकलेगा, फार्मूला ए टू बी होगा, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए टू बी, है ना, और डी वाई। इस तरह से आप इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, इस तरह से आपका बहुत सारा ना यहाँ पर स्टेप बन जाएगा, स्टेप बन जाएगा। और उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, तो इसीलिए ए टू बी, है ना। अब बताइए x, यहाँ x और dy हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो एरिया निकला, ये एरिया किसका वैल्यू निकला, तो इस कर्व के नीचे जो ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, इस कर्व के अंडर वाले पार्ट का एरिया निकल रहा है, जो एक्स वाई इक्वल टू ए से लेकर के वाई इक्वल टू बी तक का एरिया आपको निकाल रहा है। जो एक और वैल्यू, ये इसको ऐसे समझिए वाई एक्सिस, तो इसका पूरा एरिया आपका निकल गया, ठीक है। तो ये थी थ्योरी एरिया फाइंड करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक चीज़ और, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ सिर्फ ए बी सी डी बोलेंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न ये क्लियर हम लोगों को करना है कि जब हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे, है ना, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक का लिमिट लगाएंगे, x का जब लिमिट रहेगा तो हम लोग एफ एक्स डी एक्स अप्लाई करेंगे एरिया का फार्मूला, ठीक है। और जब वही
y का लिमिट लगाएंगे y इक्वल टू ए से लेकर के y इक्वल टू बी, तो हम लोगों का जो फंक्शन होगा x dy का, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, लिमिट रहेगा y इक्वल टू ए से लेकर के y इक्वल टू बी तक, है ना। x किसका वैल्यू है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं x इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन था, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एफ वाई डी वाई क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये फार्मूला हो गया, समझ में आया ना। जब एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो लिमिट रहेगा x का, x इक्वल टू ए से लेकर के b तक। जब एफ वाई डी वाई आएगा तो लिमिट होगा y इक्वल टू ए से लेकर के y इक्वल टू b तक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स। अब मैं पूछता हूँ आपको कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। जैसा कि लीनियर इक्वेशन जानते हैं, वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये हो गया। स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा भी आपको दिखेगा, अगर b का y का कोफिशिएंट 0 रहेगा, यानी b 0 रहेगा, तो ये कैसा होगा, ए एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में भी रह सकता है ना। ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तीसरा अगर मैं पूछूं कि अगर a कोफिशिएंट 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बी वाई प्लस सी भी एक फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन का। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट बात क्या है स्ट्रेट लाइन का, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि x इक्वल टू ए, है ना, या x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये भी एक क्या है, लाइन है। और ये जो लाइन होगा ना, ये जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किसके, टू वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। आई बात समझ में। अगर मैं फिर पूछूं उसी तरह y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी ये पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किसके, तो x एक्सिस के, x एक्सिस के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हम बोलेंगे कि बताओ ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी किस तरह से दिखेगा। जैसे देखो आप, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, x इक्वल टू इस तरह का जो लाइन खिंचाएगा ना, ये हो गया x इक्वल टू ए, ये लाइन। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन देखो y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे, है ना, y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, कोई भी एक लेते हैं तो देखिए ये जो अगर y इक्वल टू ये a है ना, y इक्वल टू बी अगर ऊपर में खींच दें तो y इक्वल टू बी होगा। ये सारे जो है ना, ये सारे किसके पैरेलल होगा, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये देख रहे हैं आप x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ना। अब इसके बाद देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई। अब सर्कल को भी हम लोग देखते हैं। सर्कल, ये हो गया सर्कल। ठीक, सर्कल का अगर सेंटर में बात करूं कि सेंटर, तो सेंटर आप ऐसे बोलते हैं h, k। सर्कल का सेंटर ऐसे लिखाता है। ठीक है, और रेडियस, अगर मैं उस सर्कल का रेडियस अगर r मान लूं तो सर्कल कैसा बनेगा, देखो सर्कल ऐसा बनेगा। यहाँ एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है, जिसका सेंटर एच के है, तो ये हो गया एच के इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका रेडियस आर ले लिए, तो ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब मैं इसका बात करूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करूं तो क्या होगा। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है उसका इक्वेशन होता है एच एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आप इसको मिलाओ, इससे कंपैरिजन करो तो h के जगह में कितना आ गया, देखो h के जगह में आ गया 2, है ना। अच्छा बताओ k के जगह में कितना होगा, माइनस के इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू आ गया -3, है ना, -3 आया।
तो इस तरीके से सेंटर क्या हो जाएगा इस सर्कल का, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एच के है, यानी 2-3 इसका सेंटर हो गया, 2-3 इसका सेंटर हो गया। और रेडियस में पूछूं कि रेडियस बताओ, तो रेडियस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आर स्क्वायर के जगह में, यानी r = 7 हो गया। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बात और, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में अगर मैं बोलूँ कि बताओ x² प्लस, एक एग्जांपल और लेते हैं, x² प्लस y² है ना, प्लस 8x = 0, तो ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा? हाँ होगा। देखिए क्यों, इसको रीज़न हम बताते हैं। x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है और y का जो कॉफिशिएंट है, बिल्कुल क्या है, दोनों में सेम होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल होने के लिए x और y का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब देखते हैं ये जो है ना, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करके देखते हैं कैसा चेंज होता है। देखिए इस पेज में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है ना, ये आप इसको आगे लिख दो, x² प्लस 8x है ना, और प्लस y² पीछे कर दो = 0। इसको हम लोग यहाँ से ले, इसको ना हम लोग स्क्वायर में बदलना चाहते हैं, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर में लगाना चाह रहे हैं। तो ये a² है ना प्लस 2ab, 2 × a हो गया तुम्हारा x × b के जगह में तुम्हारा कितना आ जाएगा, ताकि 8 बने 4। ठीक है, 2ab, तो ये 2ab में टूट गया, प्लस क्या होता है आगे b², b के जगह में 4 है, b² प्लस इसमें 4² माइनस करना पड़ेगा, और जो y² है उसको रहने देते हैं = 0। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर में आ गया, a + b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। और जो ये -4² है उसको उधर लिख देते हैं, तो प्लस y² इधर बच जाएगा और वो जाएगा उधर 4²। तो इस तरीके से इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इससे, देखो इससे कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो देखो h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, h का वैल्यू -4 आ जाएगा, x + 4 उसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको हम लिख सकते हैं y प्लस या y - 0 का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r², यही ना होता है इक्वेशन, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। तो यहाँ तो h बराबर हो जाएगा -4 और k बराबर कितना होगा 0, तो सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा तुम्हारा, सेंटर होता है h के, पहले h फिर k, तो -4 और k 0। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अगर मैं पूछूं कि रेडियस बताओ, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि तुम्हारा क्या सर्कल था। आगे देखिए, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बोलते बोलते मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल होने के लिए है ना, x और y का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद ऐसा है ना कि अब हम लोग इलिप्स को देख लेते हैं। इलिप्स लिखिए, इलिप्स का जो इक्वेशन है, इक्वेशन होता है x² प्लस x² / a² प्लस y² / b² = 1 होता है। ठीक है, इसका शेप देख लेते हैं कैसा होता है। देखो कुछ इस तरीके से होगा शेप, दो तरह का शेप होता है। जब पहला कंडीशन व्हेन a ग्रेटर देन b, जब a b से बड़ा हो तो फोकस जाएगा x एक्सिस के। ठीक है, x एक्सिस के फोकस जाएगा, x के नीचे a है, यानी ऐसा फिगर बनेगा। आई बात समझ में, ये इलिप्स का शेप हो गया। ठीक है, इसका जो फोकस ये कहलाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर का जो ये जो इलिप्स है, इस x एक्सिस को जो काटा है
उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x के नीचे a है यानी a0 इसका हो गया कोऑर्डिनेट, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा -a0 इधर। अब देखो y के नीचे b है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0b y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर 0 -b। आई बात समझ में। तो ये आपका इलिप्स आया। एक केस और बनता है इसका, देखो जब x और y बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, व्हेन ए लेस देन बी, ए लेस देन है बी ज़्यादा है, तो इस तरीके से फोकस किधर जाएगा, फिर वाई एक्सिस में जाएगा, है ना। तो ये आपका वाई एक्सिस के फोकस में चला जाएगा। ये देखो ये आपका हो गया, आई बात समझ में। तो ये a0 हो गया आपका a0, है ना, और ये क्या हो जाएगा 0b कोऑर्डिनेट, x के नीचे a है तो x एक्सिस पे a0, ये -a0, इसी तरह 0 -b, ये सेफ हो गया। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ इसका। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं अगर कहूँ कि एग्जांपल ऑफ इलिप्स में ले रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू अगर 100 है, इक्वल टू 100 है, तो इसको क्या करना है मुझे, इलिप्स का इक्वेशन है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले 1 लाने की कोशिश करते हैं। 1 लाएंगे तो क्या करना होगा, दोनों तरफ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, इधर मैंने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब इधर 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 100, तो x स्क्वायर के नीचे कितना हो जाएगा 100/4 25 होगा ना, ठीक है। प्लस y स्क्वायर, इसको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब ना एक्स स्क्वायर नीचे क्या है 25 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस वाई स्क्वायर, और इसको 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1। तो देखिए ये एक इक्वेशन आ गया किस फॉर्मेट में, देखो यहाँ पर आपने जो देखा था यहीं पर मैंने समझाया था ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। दोनों को इस मैंने समझाया था। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मेट में आ गया x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू तुम्हारा 5 हो गया, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू निकल गया 2। तो इस तरीके से a और b, a ज़्यादा है b कम है, यानी फोकस किधर जाएगा x एक्सिस पर, फोकस जाएगा x एक्सिस पर। तो इस तरीके से कुछ इसका फिगर आएगा, रफ फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं, देख रहे हो ना। ए ज़्यादा है तुम्हारा एक्स एक्सिस के, एक्स के नीचे ज़्यादा है ना, तो तुम्हारा फोकस इस पर बनेगा, यानी तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा क्या एक्स, देखो एक्स बाय ए स्क्वायर, ए का वैल्यू जो निकला 5, तो 5 0 हो गया ये, बी का वैल्यू 2 यानी 0 2, ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। इस तरीके से मैंने समझाया क्या कि देखो यहाँ पर पहचानने के लिए ये है कि एक्स वाई का जो कॉफिशिएंट है वो अलग अलग है ना, अलग अलग रहेगा तो आप बोलेंगे उसको इलिप्स। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट अलग अलग है तो इसको आप इलिप्स बोलेंगे, ठीक है। और जब सर्कल रहता है तो उसमें क्या होता है कि कॉफिशिएंट सेम रहता है, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब देखिए पहला नंबर एक्सरसाइज 8.1 का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। सबसे पहले ये बात बताइए कि y स्क्वायर इक्वल टू x यह किसका इक्वेशन है, यह इक्वेशन पाराबोला का है। देखिए पाराबोला का मैंने इक्वेशन बताया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पहला शेप, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax दूसरा शेप, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये सारी इक्वेशन मैंने बताया था पाराबोला का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिला है हमको, इसको अगर हम बोलें कि वाई स्क्वायर ए के जगह में अगर मैं कर दूँ, ए का वैल्यू कॉफिशिएंट 1 मान लूँ तो 4x हो जाएगा, होगा ना कि नहीं होगा। अगर मैं ए का वैल्यू 1/4 रखूं तो क्या होगा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो इक्वेशन है पाराबोला का ही है ना। तो आइए हम लोग बनाते हैं पाराबोला का शेप। इस तरीके से ये पाराबोला हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस कर्व का इक्वेशन। और जो लाइन दिया है एक्स इक्वल टू 1, इसको लिख लेते हैं, ये समझ कीजिए एक्स इक्वल टू 1, ये इसका लाइन हो गया। दूसरा भी लाइन लेना है एक्स इक्वल टू 4 का, तो मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 4। तो जो क्वेश्चन फाइंड करने बोला है, एरिया फाइंड करना है रीजन बाउंडेड बाई द कर्व द लाइन एक्स इक्वल टू 1 और लाइन एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस ये कॉमन आ रहा है, यही इसी का आपको एरिया फाइंड करना है, इसी का एरिया फाइंड करना है। एक बात और बताइए, अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे तो अगर इस तरीके से स्टेप लीजिएगा, इसका इस तरीके से स्टेप लीजिएगा तो आपको लगाना होगा फार्मूला क्या, देखिए इसको समझिए। देखिए मैंने 2 केस बताया था, दोनों केस को समझ लीजिए। जब इस तरह का स्टेप रहता था वाई एक्सिस के पैरेलल तो लिमिट लगता था ए टू बी, है ना, और डी एक्स, यानी एक्स का लिमिट लगता था और डी एक्स के रेस्पेक्ट में उस कर्व को हम लोग क्या करते थे, वाई कर्व को इंटीग्रेट करते थे एरिया फाइंड करने के लिए। अगर इस तरह का केस रहता है तो हम लोग डी वाई के रेस्पेक्ट में ए टू बी वाई लिमिट लगाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी जो हमारा जो क्वेश्चन मिला है वो इस तरह का केस है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, ए टू बी वाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग वाई फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है उससे वाई निकाल लीजिए, आंसर हम लोग बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो वाई बराबर देखो हम लोग रूट एक्स पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फिगर आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू एक्स लिया, पॉजिटिव का लिया। अब हम लोग एरिया, अभी मैंने समझाया एरिया का क्या फार्मूला बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये फिगर आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू बी लिमिट हो जाएगा और वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 यहाँ आ जाएगा। 1 to 4 बोला गया है तो 1 से लेकर के 4 तक का लिमिट हो गया। और वाई का वैल्यू आपने निकाला एक्स टू द पावर 1 डी एक्स। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा और उतना से पावर को हम लोग डिवाइड करेंगे। एक्स का पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा और जितना आता है पावर उतना से डिवाइड करते हैं। ये तो आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़े ही हैं और लिमिट 1 to 4 होगा, ठीक है। चलिए तो ये 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और जो रहेगा एक्स का पावर 3/2 उस पर हम लोग लिमिट लगाएंगे 1 to 4। चलिए 2/3 ये तो बाहर हो गया, इसको ना एक्स के जगह में अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा, -1 का पावर 4/3/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2/3 ये रहेगा ही रहेगा, ये ना हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक, 2 का स्क्वायर और उस पर पावर 3/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और 1 का कुछ भी पावर रहता है 1 ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, ये आएगा ना। और ये 2 का पावर 3 जो बचेगा उसको आप 8 लिख देंगे, -1, 8 - 1 कितना होगा, 7 होगा। तो 2/3 × 7 कितना आ गया, इस तरीके से इसका आंसर आ गया 14/3, ठीक है।